झील के किनारे खड़ी आर्या ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसका मन किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। पानी में पड़ती सूरज की किरणें उसे जीवन के उन प्रतिबिंबों की तरह लग रही थीं, जिन्हें वह समझने की कोशिश कर रही थी। आर्या नैनीताल के सबसे प्रतिष्ठित परिवार रायचंद परिवार की इकलौती बेटी थी। रायचंद परिवार का नाम पूरे इलाके में आदर के साथ लिया जाता था। उसके पिता राजेंद्र रायचंद इलाके के सबसे प्रभावशाली व्यवसायी थे और मां संध्या रायचंद समाज सेवा में सक्रिय थी। इस अमीरी और सख्ती के माहौल में पली बढ़ी आर्या का व्यक्तित्व उसके परिवार से अलग था। जहां राजेंद्र रायचंद अनुशासन और परंपराओं के पक्षधर थे, वहीं आर्या हमेशा आजादी की तलाश में रहती थी। वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक सादगी और मासूमियत भी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। आर्या को किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन वह उपन्यासों की काल्पनिक दुनिया में खुद को ज्यादा खो देती थी। उसे पहाड़ों की ऊंचाई, झीलों की गहराई और अजनबियों से की गई छोटी छोटी बातचीत में अपनी जिंदगी का मकसद तलाशना अच्छा लगता था। लेकिन इन सब के बावजूद वह अपने पिता के बनाए नियमों और समाज के दायरों में बंधी हुई थी। आर्या, एक रायचंद लड़की को हमेशा अपने नाम की मर्यादा रखनी चाहिए, राजेंद्र रायचंद अक्सर कहा करते थे। लेकिन आर्या को यह बंदिशें जंजीरों की तरह लगती थीं। आर्या की मुलाकात वीरेंद्र से पहली बार एक पार्टी में हुई थी। यह पार्टी नैनीताल के एक मशहूर होटल में रखी गई थी, जहां शहर के तमाम बड़े लोग आए हुए थे। वीरेंद्र, जो पेशे से एक व्यापारी होने का दावा करता था, खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और आकर्षक तरीके से पेश कर रहा था। आर्या ने पहली बार उसे होटल की बालकनी में देखा था। वीरेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था जो आर्या को खींच ले गया। आपका नाम जान सकता हूं? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ, आर्या रायचंद, उसने जवाब दिया। ओह, तो आप नैनीताल की सबसे खास लड़की हैं? वीरेंद्र ने चुटकी ली। वीरेंद्र की बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास था और आर्या उसकी इस बेबाकी से प्रभावित हुई। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो रायचंद परिवार के रुतबे से डरता नहीं था। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र और आर्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कभी वे नैनीताल की झील के किनारे घंटों बातें करते। वीरेंद्र आर्या को अपनी जिंदगी के सपने बताता, एक नई दुनिया जहां सिर्फ आजादी और खुशियां हों। आर्या, ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके पीछे क्या है? वीरेंद्र ने एक दिन कहा। नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ, आर्या ने उत्सुकता से जवाब दिया। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें इन पहाड़ों के पार की दुनिया दिखाऊंगा। वीरेंद्र की बातें किसी जादू की तरह थीं। आर्या, जो अपने घर की बंदिशों से परेशान थी, वीरेंद्र के साथ आजादी के सपने देखने लगी। वीरेंद्र एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को साधारण दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में लालच का साया था। वह जानता था कि आर्या रायचंद, अपने पिता की इकलौती बेटी, उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। उसने आर्या के भोलेपन और विद्रोही स्वभाव का फायदा उठाने की ठान ली। आर्या, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आना होगा, वीरेंद्र ने एक दिन कहा। आर्या कुछ देर तक चुप रही, लेकिन उसका दिल इस सपने को सच करना चाहता था। पर मेरे माता पिता, उनकी मर्यादा? आर्या ने धीरे से पूछा। तुम्हें हर वक्त उनके बनाए दायरों में रहना है? कभी अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोचा है? वीरेंद्र ने आर्या को उकसाया। उस दिन आर्या ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए वीरेंद्र का हाथ थामने का निश्चय किया। उस रात आर्या अपने कमरे में बैठी अपने बचपन की तस्वीरों को देख रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने यह कदम उठाया तो उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा, उसने खुद से कहा। आर्या ने अपने कुछ कपड़े और गहने एक बैग में डाले और आधी रात को अपने घर से निकल पड़ी। वीरेंद्र उसे नैनीताल के बाहरी इलाके में एक छोटे से लॉज में इंतजार कर रहा था। जब आर्या वहां पहुंची तो वीरेंद्र ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब हम साथ में अपनी नई दुनिया बनाएंगे। आर्या ने पहली बार राहत महसूस की। उसे लगा कि वह अपनी बंदिशों से आजाद हो गई है। रात का घना अंधेरा था। नैनीताल के बाहरी इलाके में स्थित छोटे से लॉज की खिड़कियों पर पहाड़ों से आती ठंडी हवा थपकियां दे रही थी। लॉज के कमरे में एक मामूली सा लकड़ी का बेड और एक छोटी मेज थी। आर्या ने अपने सपनों में यह कमरा कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसे लगा था कि यह आजादी की पहली झलक है। वीरेंद्र ने कमरे में प्रवेश करते ही उसे भरोसा दिलाने के लिए कहा, आर्या,
अब हम दोनों के पास किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। ये रात हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन वीरेंद्र की आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले आर्या ने देखी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और अधीरता झलक रही थी। आर्या ने इसे पहले तो अनदेखा कर दिया, लेकिन यह बेचैनी रात के साथ साथ गहराती गई। रात के खाने के दौरान वीरेंद्र ने अपने अंदाज में प्यार भरे शब्द कहने शुरू किए। आर्या, तुम जानती हो, मैं हमेशा से एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था और तुमने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी हमेशा यही चाहा था वीरेंद्र, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि हमने सही किया या नहीं। डरना नहीं आर्या, यह कदम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। हमें किसी और की नहीं, सिर्फ अपने प्यार की परवाह करनी चाहिए। वीरेंद्र की बातें मधुर थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक और आवाज की सच्चाई में कुछ अधूरा सा था। खाने के बाद वीरेंद्र ने आर्या के बैग की ओर इशारा किया। तुमने अपने साथ क्या क्या लाया है? उसने सहजता से पूछा। आर्या ने हल्के से जवाब दिया, बस कुछ कपड़े और गहने। वीरेंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, और पैसे? मेरा मतलब बैंक पासबुक या कुछ नकद? देखो, हमें नई जिंदगी शुरू करनी है, हमारे पास पैसे होने चाहिए। यह सुनते ही आर्या के मन में खटका हुआ। यह क्या कह रहे हो वीरेंद्र? हमें पैसे की इतनी जल्दी क्यों है? उसने अचंभे से पूछा। वीरेंद्र ने बात संभालने की कोशिश की। देखो आर्या, हमें कहीं दूर जाकर बसना है, हमें मकान चाहिए, खर्च चलाना होगा। तुम जानती हो, प्यार से पेट नहीं भरता। लेकिन आर्या को वीरेंद्र के इस तर्क में सच्चाई नहीं दिखी। वह जिस प्यार की तलाश में थी, उसमें ऐसी गणनाएं नहीं होनी चाहिए थी। वीरेंद्र के इस सवाल ने आर्या के मन में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। उसे लगा जैसे यह वही आदमी नहीं था जिससे वह पिछले कुछ महीनों से प्यार करती आई थी। उसके शब्द अब भारहीन लगने लगे थे। आर्या ने झिझकते हुए कहा, वीरेंद्र, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से पैसे की चिंता करनी पड़ेगी। हम साथ हैं, बस यही काफी नहीं। वीरेंद्र ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हर सपना पूरा करना चाहता हूं, और यह बिना पैसे के संभव नहीं। आर्या ने महसूस किया कि वीरेंद्र का प्यार धीरे धीरे उसकी संपत्ति और पैसों पर निर्भर करता जा रहा था। यह प्यार नहीं, बल्कि एक सौदा बनता जा रहा था। आर्या ने अपने बैग को देखा, जिसमें उसके परिवार से चुपके से लाए हुए गहने और नकदी रखे थे। वह जान गई कि अगर वह वीरेंद्र के साथ रही तो यह सब खत्म हो जाएगा। उसकी आत्मा, उसकी आजादी, सब कुछ। उसने उसी रात लौटने का फैसला कर लिया। मैं अपनी गलती को और बड़ा नहीं होने दूंगी, उसने खुद से कहा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वीरेंद्र इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लॉज की खिड़की के बाहर पहाड़ों पर बर्फ की हल्की परत चांदी में चमक रही थी, लेकिन आर्या के भीतर कुछ और ही ठंडक फैल रही थी। वीरेंद्र अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था, लेकिन आर्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी, अपने बैग को कसकर थामे हुए। उसके अंदर सवालों का तूफान था। क्या यह वही आदमी है जिससे मैंने प्यार किया? क्या मेरा फैसला गलत था? वीरेंद्र ने जिस तरह से पैसे और गहनों की बात की थी, उससे उसका विश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। वह अपनी परवरिश के सख्त नियमों से भागी थी, लेकिन यहां आकर उसे एहसास हुआ कि वह एक और जाल में फंस चुकी है। सुबह के समय जब वीरेंद्र चाय पीते हुए आराम से बैठा था, उसने फिर वही बातें छेड़ दी। आर्या, तुमने जो गहने लाए हो वे काफी कीमती लगते हैं। मुझे लगता है हमें इन्हें जल्द ही बेच देना चाहिए। हमें बहुत सारे खर्चे होंगे। आर्या का दिल धक से रह गया। उसने हल्के गुस्से से पूछा, क्या यह सब तुम्हारे लिए ही जरूरी है? क्या प्यार में पैसे की इतनी अहमियत होती है? वीरेंद्र ने बात को टालने की कोशिश की। देखो, यह सिर्फ हमारे भविष्य की प्लानिंग है, तुम इतना मत सोचो। वैसे भी तुम्हारे पास और क्या है? बैंक पासबुक? यह सुनते ही आर्या का मन झनझना गया। वह अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि वीरेंद्र का मकसद सिर्फ उसका पैसा था। आर्या ने खुद को शांत करते हुए सोचा, मुझे यहां से भागना होगा और हमेशा के लिए इस आदमी की जिंदगी से निकलना होगा। उसने बहाना बनाया कि वह बाजार जाना चाहती है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं, कुछ ताजी हवा की जरूरत है, उसने कहा। वीरेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्या अपनी बात पर अड़ी रही। जैसे ही वह लॉज से बाहर निकली, उसने कदम तेज कर ली। वह जानती थी कि वीरेंद्र उसके पीछे आ सकता है, इसलिए उसने पास के बाजार में जाकर एक साधारण कपड़ों की दुकान पर रुककर अपने कपड़े बदले।
उसने अपने फोन की लोकेशन बंद कर दी और एक साधारण टैक्सी लेकर नैनीताल रेलवे स्टेशन पहुंच गई। आर्या की ट्रेन नैनीताल से काठगोदाम के लिए थी। उसने अपना टिकट लिया और प्लेटफॉर्म के एक कोने में जाकर बैठ गई। वह समझ चुकी थी कि वीरेंद्र के साथ रहना न केवल एक गलती थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी हो सकती थी। जब ट्रेन आई तो उसने राहत की सांस ली। वह ट्रेन में सवार हो गई और खिड़की के पास बैठ गई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी का साया था, लेकिन दिल में इस बात का सुकून था कि उसने वीरेंद्र से हमेशा के लिए दूर होने का साहस किया। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, आर्या ने अपने बैग को कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी उसे अपने सामने वाली सीट पर किसी ने पुकारा, आर्या, अरे तुम यहाँ। आर्या ने चौंक कर देखा। यह उसकी बचपन की सहेली नीला थी। दोनों ने एक दूसरे को वर्षों बाद देखा था। नीला के चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। आर्या ट्रेन की खिड़की के पास बैठी अपने बैग को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें खाली सी थीं, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था। तभी उसे किसी ने पुकारा, नीला, तुम यहाँ कैसे? आर्या ने चौंक कर देखा। उसके सामने नीला खड़ी थी, उसकी बचपन की दोस्त। आर्या ने मुश्किल से अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, नीला, तुम यहाँ? नीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अभय से मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद हमारा यह पहला सफर है। अभय अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर हैं, लेकिन मैं उनसे काठगोदाम में मिलूंगी। आर्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में थकान और तनाव साफ झलक रहा था। नीला ने उसकी हालत को भांपते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो आर्या? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। आर्या ने जबरन मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। नीला और अभय की शादी का संदर्भ बातचीत के दौरान नीला ने उत्साह के साथ अपनी शादी और अभय के बारे में बात की। अभय बहुत अच्छे इंसान हैं आर्या, लेकिन शादी के तुरंत बाद उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा और हमें साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, तुम्हारी शादी कैसी रही? नीला ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत जल्दी में हुई थी। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। शादी के दिन ही मैंने अभय को पहली बार देखा, और वो भी घूंघट के पीछे से। घूंघट के पीछे से? आर्या ने हैरानी से पूछा। नीला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारी शादी की रस्में पारंपरिक तरीके से हुई थी। मैंने शादी के दौरान पूरी समय घूंघट डाले रखा। अभय ने मुझे ठीक से देखने की कोशिश की थी, लेकिन रस्मों और लोगों की भीड़ में यह मुश्किल था। तो शादी के बाद क्या हुआ? आर्या ने और जानने की कोशिश की। शादी के बाद हम बस कुछ घंटों के लिए साथ थे। अभय को अगले दिन बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा। ट्रेन तेज गति से एक घुमावदार रास्ते पर जा रही थी। अचानक एक भयानक झटका महसूस हुआ। पहाड़ों के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर गिरने लगे। आर्या का सिर किसी चीज से टकराया और वह बेहोश हो गई। काठगोदाम स्टेशन पर अभय नीला का इंतजार कर रहा था। ट्रेन के देरी से आने पर उसने स्टेशन मास्टर से जानकारी ली। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा, अभी अभी खबर आई है कि नैनीताल के पास एक ट्रेन हादसा हुआ है। शायद यह वही ट्रेन हो सकती है जिसमें आप इंतजार कर रहे थे। हम अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। अभय के चेहरे पर चिंता छा गई। यह कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी उस ट्रेन में थी। उसने तुरंत मौके पर जाने का फैसला किया और अपनी कार लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचते ही अभय का दिल दहल गया। चारों ओर मलबा बिखरा हुआ था। घायल लोग कराह रहे थे और कुछ की आवाजें बिल्कुल शांत थीं। बचाव कर्मी घायलों को निकालने और उनकी मदद करने में लगे हुए थे। अभय नीला को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नीला, नीला, वह बार बार पुकार रहा था। तभी उसने एक महिला को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उसकी हालत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा खून और धूल से ढका हुआ था। अभय ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। नीला, तुम ठीक हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। यह महिला आर्या थी, लेकिन हादसे के सदमे और थकावट के कारण वह बात नहीं कर पा रही थी। आर्या ने हल्की सी आवाज में कहा, अभय। अभय ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी पत्नी नीला है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित ले जाऊंगा, उसने कहा। आर्या ने सोचा कि यह सही मौका है। उसने खुद को नीला के रूप में पेश करने का फैसला किया, क्योंकि नीला की आखिरी ख्वाहिश उसके कानों में गूंज रही थी, उन्हें संभाल लेना।
अभय का विश्वास आर्या के पास नीला का सामान था, उसकी चूड़ियां, मंगलसूत्र और पर्स। अभय ने यह सब देखा और उसे इस बात में कोई शक नहीं हुआ कि यह उसकी पत्नी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो, अभय ने भावुक होकर कहा। आर्या ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और डर का साया था। अभय ने इसे हादसे का असर समझा। अभय ने आर्या को नीला मानते हुए घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने कहा, तुम्हारी हालत देखकर मैं डर गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। हम इस हादसे को भूलकर नई शुरुआत करेंगे। आर्या ने सिर्फ सिर हिलाया। मैंने उसकी जगह ले तो ली, लेकिन क्या मैं उसके साथ न्याय कर पाऊंगी? उसने खुद से सोचा। अभय ने धीरे धीरे आर्या, जिसे वह नीला समझ रहा था, को अपनी कार में बिठाया और घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने बार बार उसकी हालत पूछी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। यह हादसा तुम्हारे लिए कितना भयानक रहा होगा। जब मैंने वहां तुम्हें देखा तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो चुका हूं, अभय ने कहा। आर्या ने हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कमजोरी और झिझक साफ झलक रही थी। अभय ने सोचा कि यह सब हादसे का असर है। वह उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। जब वे घर पहुंचे तो अभय के परिवार ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। नीला, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अभय ने तुम्हें हादसे में खोजने के लिए कितना वक्त लगाया? सुमित्रा देवी, अभय की मां, ने कहा। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके अंदर डर और घबराहट थी। उसने सिर झुकाकर सभी को नमस्ते की। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे माथे पर यह चोट कैसे लगी? हादसे में, आर्या ने धीरे से जवाब दिया। उसने महसूस किया कि झूठ बोलना उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अभय का परिवार साधारण और परंपरागत था। उसकी मां सुमित्रा देवी घर की मुखिया थी। छोटे भाई रोहन और बहन आशा भी इस घर का हिस्सा थे। सभी ने आर्या का स्वागत किया, लेकिन आर्या को हर कदम पर यह डर था कि उसका झूठ उजागर न हो जाए। तुम आराम करो नीला, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूं। हादसे का झटका जल्द ही ठीक हो जाएगा, सुमित्रा देवी ने कहा। आर्या ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात जब अभय कमरे में आया तो उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गया था। जब मैंने तुम्हें उस मलबे के बीच देखा तो मेरा दिल बैठ गया था। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान था। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं खुद बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभय ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह हादसा हमें याद दिलाने के लिए काफी है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह चाहकर भी अभय से सच्चाई नहीं कह सकी। उसने सोचा, क्या होगा अगर यह सब जानकर वह मुझे घर से निकाल दे? क्या वह मुझे कभी माफ करेगा? अभय का व्यक्तित्व पूरी तरह से विपरीत था। जहां वीरेंद्र चालाक और स्वार्थी था, वहीं अभय शांत, सहायक और दयालु था। उसने कभी आर्या से कोई सवाल नहीं किया और उसके हर शब्द को विश्वास के साथ स्वीकार किया। नीला, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारे जैसी लड़की से शादी की है। तुमने मेरे जीवन को कितना खूबसूरत बना दिया है, अभय ने एक दिन कहा। अभय के इन शब्दों ने आर्या के दिल में अपराध बोध और गहरा कर दिया। वह सोचने लगी, यह आदमी इतना सच्चा है और मैं इसे धोखा दे रही हूं। क्या मैं सही कर रही हूं? झूठ का बोझ और खुद से लड़ाई आर्या का झूठ अब उसे हर दिन अंदर से तोड़ रहा था। परिवार के हर सदस्य की मासूमियत और प्यार ने उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसने सही किया। क्या नीला की अंतिम इच्छा पूरी करना इतना जरूरी था कि मैंने अपनी पहचान खो दी? उसने खुद से पूछा। वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता नहीं देख पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो यह परिवार टूट जाएगा, लेकिन झूठ की यह जिंदगी उसे हर दिन एक अंधे कुएं की ओर धकेल रही थी। आर्या को अभय और उसके परिवार के साथ रहते हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। धीरे धीरे वह उनके प्यार और अपनापन में अपनी असली पहचान को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत को ऐसा सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन जब वह बाजार से घर लौट रही थी, एक परिचित आवाज ने उसे झकझोर दिया। आर्या, तुमने सोचा था मुझसे भाग जाओगी? आर्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। यह वीरेंद्र था जो उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी जिसने कभी उसे आकर्षित किया था। तुम्हें क्या लगा?
तुम इस तरह भाग सकती हो और मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा, वीरेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और घृणा थी। आर्या ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है वीरेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन वीरेंद्र हंसा और धीमे स्वर में बोला, मैं यहाँ तुमसे अपने प्यार का हिसाब लेने नहीं आया हूं, बल्कि उस झूठ का पर्दाफाश करने आया हूं जो तुम इस परिवार के साथ जी रही हो। आर्या का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि अगर वीरेंद्र ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ब्लैकमेल का खेल। सुनो आर्या, वीरेंद्र ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह परिवार तुम्हें प्यार करता रहे और तुम्हारा सच सामने ना आए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? आर्या ने घबराते हुए पूछा। पैसे, और तुम्हारे पास काफी हैं, नीला के नाम पर, इस परिवार के विश्वास पर। अगर तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि असली नीला मर चुकी है और तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सब कर सकता हूं आर्या, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, वीरेंद्र ने उसे धमकी दी। आर्या का दिल घबरा रहा था। उसने जितनी मुश्किल से यह नया जीवन पाया था वह अब उसके हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। अगर अभय को यह सब पता चला तो वह क्या सोचेगा, उनका परिवार क्या करेगा? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने वीरेंद्र से थोड़ा वक्त मांगा। ठीक है, मैं पैसे देने के बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे कुछ दिन चाहिए। वीरेंद्र मुस्कुराया। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश करोगी, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। घर लौटने के बाद आर्या के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अभय ने उसे देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो नीला? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? आर्या ने जबरन मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। बाजार में भीड़ थी। लेकिन अभय उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को महसूस कर सकता था। आर्या अब दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ वह अभय और उसके परिवार के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ वीरेंद्र के ब्लैकमेल से बचने की योजना बना रही थी। सुबह का वक्त था। नैनीताल की ठंडी हवा में हल्की धुंध थी। अभय के घर के पास के मैदान में एक हंगामा मच गया था। वहां पुलिस और आसपास के लोग जमा थे। एक शव जमीन पर पड़ा था, वीरेंद्र का। उसका गला कटा हुआ था और खून का गहरा धब्बा बर्फीली जमीन पर फैला हुआ था। आर्या उस वक्त घर के अंदर थी जब पुलिस ने आकर दरवाजा खटखटाया। नीला जी, पुलिस अधिकारी ने कहा, आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। वीरेंद्र की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर करण सिंह, नैनीताल पुलिस के सबसे तेज तर्रार अधिकारी, मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल पर मिले सुरागों ने शक की सुई सीधा आर्या की ओर मोड़ दी। वीरेंद्र की जेब में एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। इस चिट्ठी पर आर्या का नाम लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर करण सिंह ने आर्या को थाने बुलाया। उनके सख्त स्वभाव के कारण आर्या के भीतर और डर बैठ गया। नीला जी, हमें आपसे कुछ बातें करनी हैं, उन्होंने कहा। आर्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जी पूछिए। करण सिंह ने चिट्ठी उसकी ओर बढ़ाई। यह आपके नाम की चिट्ठी वीरेंद्र की जेब में मिली है, आप इस बारे में क्या जानती हैं? आर्या के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, यह चिट्ठी वहां कैसे पहुंची? मैं निर्दोष हूं, उसने रोते हुए कहा। आप कहती हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि वीरेंद्र आपको ब्लैकमेल कर रहा था। क्या यह सच है? करण सिंह ने कड़ाई से पूछा। आर्या कुछ देर तक चुप रही। उसने सोचा कि अगर उसने सच बताया तो उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी, लेकिन झूठ बोलने से मामला और उलझ सकता था। हाँ, वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसने आखिरकार कहा। करण सिंह ने उसकी आंखों में देखा और सख्त आवाज में कहा, नीला जी, सच सिर्फ यह नहीं है, आप कुछ और छुपा रही हैं। हमें यह भी पता चला है कि हत्या की रात आप देर तक घर से बाहर थीं। क्या आप बता सकती हैं कि आप कहाँ थीं? आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बाहर थी, लेकिन मैं वहां नहीं गई जहां वह मारा गया। मैं उस जगह से दूर थी। करण सिंह ने कहा, लेकिन वहां से मिले पैरों के निशान आपके जूते के निशानों से मेल खाते हैं। क्या आप इसे भी झूठ कहेंगी? आर्या के पास जवाब नहीं था। वह जानती थी कि हालात उसके खिलाफ थे।
अभय, जो इस सब से अनजान था, थाने में आकर करण सिंह से मिला। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पत्नी पर शक कैसे कर सकते हैं? वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अभय ने गुस्से में कहा। करण सिंह ने शांत स्वर में कहा, अभय जी, हमारे पास सारे सबूत आपकी पत्नी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं तब तक कोई नतीजा नहीं निकालूंगा जब तक मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती। अभय ने आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। नीला, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा इस हत्या से कोई लेना देना है? आर्या ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, नहीं अभय, मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। शक की जड़ें गहरी होती हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक और गहरा होता गया। पुलिस को वीरेंद्र के मोबाइल फोन से कुछ मैसेज मिले जो आर्या को लिखे गए थे। उनमें से एक में लिखा था, मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रख दूंगा। करण सिंह ने इन सबूतों के आधार पर आर्या से और सवाल पूछे। अगर आप निर्दोष हैं तो यह सब आपके खिलाफ क्यों जा रहा है? आर्या के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि वीरेंद्र का लालच अब उसकी जिंदगी को नर्क बना चुका था, यहां तक कि उसकी मौत भी। वीरेंद्र की हत्या ने नैनीताल में सनसनी फैला दी थी। इंस्पेक्टर करण सिंह अपनी सख्त और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे, ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही थी। पुलिस को वीरेंद्र के पास से मिले सुरागों के साथ साथ उसकी कॉल डिटेल और संपर्कों की जानकारी खंगालने में कुछ अहम कड़ियां मिली। उन्होंने पाया कि वीरेंद्र की मौत से कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात किसी अज्ञात व्यक्ति से हुई थी। इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बीच हुई बातचीत का संदर्भ पैसे और संपत्ति के इर्द गिर्द था। करण सिंह ने ध्यान दिया कि वीरेंद्र के जीवन में आर्या के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनसे वह लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। उनके कॉल रिकॉर्ड और मैसेज से यह साफ हो गया कि वह न केवल आर्या को ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भी एक गुप्त सौदे में शामिल था। वह व्यक्ति कौन था? यह सवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा था। जांच के दौरान पुलिस को एक गवाह मिला, वह व्यक्ति जिसने वीरेंद्र को हत्या से पहले आखिरी बार एक गाड़ी में किसी के साथ जाते हुए देखा था। मैंने उसे एक आदमी के साथ देखा था, वे दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख पाया, गवाह ने बताया। पुलिस ने वीरेंद्र के फोन लोकेशन का विश्लेषण किया और पाया कि वह उस रात किसी दूर के इलाके में गया था, जहां से उसका फोन बंद हो गया। इसी जगह के पास उसका शव मिला था। करण सिंह ने अब तक की जांच को जोड़ते हुए पाया कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत रंजिश का मामला नहीं था। इसके पीछे गहरे वित्तीय और पारिवारिक कारण छुपे थे। उन्होंने इस बात की तहकीकात शुरू की कि वीरेंद्र की हत्या का असली मकसद क्या था। वीरेंद्र के व्यवहार और उसके संपर्कों से यह स्पष्ट हो गया था कि वह किसी को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन जो बात पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह यह थी कि यह ब्लैकमेल केवल आर्या तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, करण सिंह को पता चला कि अभय के परिवार में किसी का व्यवहार संदिग्ध है। अभय के परिवार का एक सदस्य जो हमेशा पृष्ठभूमि में रहता था, अचानक इस मामले में दिलचस्पी लेता दिख रहा था। क्या यह महज एक संयोग है या कुछ और? करण सिंह ने खुद से पूछा। जांच के दौरान इंस्पेक्टर करण सिंह ने यह महसूस किया कि अभय का परिवार बाहर से भले ही सुखी और सामान्य दिखता हो, लेकिन भीतर कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो इस हत्या से जुड़ा हो सकता था। अभय का छोटा परिवार था, उसकी मां सुमित्रा देवी, छोटा भाई रोहन और बहन आशा। करण सिंह को सुमित्रा देवी और अभय के व्यवहार में एक अजीब सी स्पष्टता नजर आई। वे सहयोग कर रहे थे, लेकिन रोहन का रवैया पूरी तरह अलग था। रोहन इस पूरे मामले में क्यों इतना चुप और अनमना है? करण सिंह ने सोचा। हत्या के दिन की घटनाओं का पुनर्निर्माण करते हुए करण सिंह ने सभी से पूछताछ की। सुमित्रा देवी और आशा ने साफ साफ कहा कि वे उस रात घर पर थीं। अभय ने भी यही बयान दिया। लेकिन जब करण सिंह ने रोहन से सवाल किया तो उसने एक अधूरी और घुमावदार कहानी सुनाई। मैं उस रात अपने दोस्त के साथ था, रोहन ने कहा। कौन दोस्त? और तुम उससे कहां मिले? करण सिंह ने पूछा। बस एक पुराना दोस्त, हम बाहर ड्राइव पर गए थे, उसने जवाब दिया। करण सिंह ने तुरंत रोहन के कथन को रिकॉर्ड किया और सोचा कि उसकी बातों की पुष्टि करनी चाहिए। अगले दिन करण सिंह को एक गवाह मिला जो हत्या की रात घटना स्थल के पास से गुजरा था। उसने बताया, मैंने उस रात एक आदमी को वहां आते जाते देखा था। उसके कपड़े अच्छे थे, लेकिन वह जल्दी में लग रहा था। करण सिंह ने गवाह से रोहन की तस्वीर पहचानने को कहा।
गवाह ने थोड़ी देर देखने के बाद कहा, यह वही आदमी हो सकता है। मैं पूरी तरह से पक्का नहीं हूं, लेकिन यह शक्ल मिलती जुलती है। करण सिंह ने अगला कदम उठाते हुए परिवार के सभी सदस्यों के फोन रिकॉर्ड की जांच की। रोहन के फोन से एक नंबर पर कई बार कॉल किया गया था। यह वही नंबर था जिससे वीरेंद्र की आखिरी बार बातचीत हुई थी। यह नंबर किसका है? करण सिंह ने अपने सहायक से पूछा। यह नंबर रोहन का है, लेकिन वह इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। यह उसका दूसरा फोन है, सहायक ने जवाब दिया। करण सिंह अब पूरी तरह सतर्क हो गया। करण सिंह ने रोहन को सीधे अपने ऑफिस में बुलाया। उसकी आंखों में गहरी नजरें डालते हुए उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पुलिस के पास बहुत सारी जानकारी है। यह समय है कि तुम सच बोलो। रोहन ने घबराहट में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उस रात सिर्फ अपने दोस्त के साथ था। करण सिंह ने अपने सहायक को एक फाइल लाने का इशारा किया। फाइल में फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाह के बयान शामिल थे। तुम्हें लगता है हम यहां खाली हाथ आए हैं? देखो, यह फिंगरप्रिंट्स का रिपोर्ट है। ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं जो वीरेंद्र की कॉलर पर मिले थे। और ये खून के धब्बे तुम्हारे जूतों पर क्यों मिले? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पानी मांगने के बहाने खुद को संभालने की कोशिश की। करण सिंह ने आखिरी सबूत पेश किया, वीरेंद्र और रोहन के बीच कॉल रिकॉर्ड। यह कॉल रिकॉर्ड है तुम्हारी वीरेंद्र से हुई आखिरी बातचीत, तुम्हारे गुस्से और धमकी भरे शब्द। क्या तुम इनकार करोगे? रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने उससे बात की थी, लेकिन मैंने उसे धमकी नहीं दी थी। यह सब गलत फहमी है। करण सिंह ने अपना स्वर कठोर करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि झूठ बोलने से तुम बच जाओगे? गवाह ने तुम्हें हत्या की रात घटनास्थल के पास देखा था। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ हर सबूत है। सच बोलो रोहन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रोहन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके हाथ कांपने लगे। वह जान गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उसने भारी आवाज में कहा, हाँ, मैंने उसे मारा। मैंने उसे मार दिया, लेकिन यह मेरी योजना का हिस्सा नहीं था। मैं गुस्से में था, डर गया था। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने उसे चुप कराना चाहा और रोहन की आवाज टूट गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। करण सिंह ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, सच छुपाने की कोशिश करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी रोहन। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं सच बताता हूं। मैं इस सब में फंस गया क्योंकि मैं अपने भाई अभय की छाया में जीते जीते थक चुका था। हमारी सारी संपत्ति हमेशा उसी के नाम होगी। और जब उसने नीला से शादी की तो मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से बेमायने हो गया हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता था। करण सिंह ने रोहन की बात काटते हुए पूछा, तो तुम वीरेंद्र से कैसे मिले? रोहन ने कहा, मैं वीरेंद्र से एक बार एक पार्टी में मिला था। वह एक ऐसा आदमी था जो लोगों की कमजोरी समझता था। उसने मुझे भांप लिया कि मैं अभय और नीला से खुश नहीं हूं। उसने मुझसे बात की और कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वह मुझे संपत्ति का हिस्सा दिलवा सकता है। उसने कहा कि नीला को हटाने का एक तरीका हो सकता है। करण सिंह ने कड़ाई से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है हटाने का तरीका? क्या तुम उसे मारने की योजना बना रहे थे? रोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। योजना बस ये थी कि उसे घर से बाहर किया जाए ताकि संपत्ति की वारिस न बने। लेकिन करण सिंह ने कागज पर कुछ नोट्स लिखे और पूछा, तो फिर वीरेंद्र की हत्या कैसे हुई? रोहन ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैंने वीरेंद्र को बुलाया था। उसने वादा किया था कि वह नीला को डराकर, धमकी देकर या ब्लैकमेल करके घर से बाहर करने की योजना बनाएगा। लेकिन जब मैं उससे मिलने गया तो उसने अचानक पलटी मार दी। उसने कहा कि यह सब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, और तब तुमने उसे मार दिया? रोहन ने घबराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब उसने कहा कि वह अब इस योजना से पीछे हट रहा है और मुझे भी फंसा देगा, तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि करण सिंह ने रोहन की बात को रोकते हुए पूछा, घटनास्थल पर नीला के जूतों के निशान कैसे आए? वह वहां कैसे पहुंची? रोहन ने सच्चाई उगल दी। मैंने वहां नीला को फंसाने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि अगर कोई उस पर शक करेगा तो मैं बच जाऊंगा। मैंने उसके जूतों का एक पुराना जोड़ा चुराया था। जब मैंने वीरेंद्र को मारा तो मैंने उन्हीं जूतों को पहनकर वहां घूमने के निशान बनाए। मुझे लगा कि पुलिस नीला को दोषी मानेगी। करण सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
तो तुमने अपनी नफरत और लालच के कारण न केवल हत्या की, बल्कि अपनी ही भाभी को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? रोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने गुस्से में यह सब किया। मुझे नहीं पता था कि चीजें इस हद तक पहुंच जाएंगी। करण सिंह ने कड़ाई से जवाब दिया, तुम्हारा लालच और नफरत तुम्हें बर्बाद कर चुकी है रोहन। अब तुम्हें कानून का सामना करना होगा। इस दौरान अभय और आर्या के बीच का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। अभय ने महसूस किया कि हादसे के बाद नीला, आर्या और भी शांत और गंभीर हो गई थी। तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अभय ने कहा। लेकिन आर्या के अंदर झूठ का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह सोचती थी, अगर अभय को मेरी सच्चाई पता चली तो क्या वह मुझे माफ करेगा? क्या वह मुझ पर भरोसा कर पाएगा? रोहन की गिरफ्तारी और वीरेंद्र की हत्या के मामले ने अभय के परिवार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस बीच आर्या, जिसे सभी नीला समझ रहे थे, का दिल भी भारी हो रहा था। वह हर दिन इस झूठ के साथ जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, अभय कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था। रोहन की करतूतों ने उसे तोड़कर रख दिया था। आर्या ने उसे धीरे से पास आकर कहा, अभय, मुझे तुमसे बात करनी है, यह बहुत जरूरी है। अभय ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ नीला, तुम भी परेशान लग रही हो। क्या रोहन की हरकतों ने तुम्हें भी झकझोर दिया है? आर्या की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को रोक नहीं सकी। अभय, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, लेकिन मैं डरती हूं कि अगर मैंने सच कहा तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। अभय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो नीला, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभय, मैं नीला नहीं हूं, मैं आर्या हूं। नीला तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह ट्रेन हादसे में मारी गई थी। उसने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी जगह लूं और उसके परिवार का ख्याल रखूं। यह सुनते ही अभय की आंखों में अजीब सा खालीपन आ गया। तुम क्या कह रही हो? यह कोई मजाक है नीला? उसने झिझकते हुए पूछा। आर्या ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, यह सच है, मैं वही हूं जो तुम्हें ट्रेन हादसे के बाद मिली थी। मैंने नीला की पहचान और उसकी जगह ली। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने यह सब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया। अभय ने अपना हाथ झटक लिया। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला? आर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो अभय, मैंने यह सब केवल नीला के परिवार की खातिर किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक यह सब निभा पाऊंगी। मैं तुमसे हर दिन सच कहने की कोशिश करती थी, लेकिन डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अभय ने गुस्से और दुख में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? सिर्फ एक वादा निभाने के लिए? क्या तुम्हें यह नहीं लगा कि सच बताने से सब कुछ आसान हो सकता था? आर्या ने रोते हुए कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने जो किया उसमें मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। नीला ने मरने से पहले कहा था कि मैं उसका परिवार संभाल लूं। मैंने वही किया, लेकिन मैं इस झूठ के साथ और नहीं जी सकती। अभय कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ दोनों थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभय ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं यह भी देख सकता हूं कि तुमने इसे गलत नीयत से नहीं किया। तुम्हारा झूठ मुझे तकलीफ देता है, लेकिन तुम्हारे सच कहने की हिम्मत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभय ने आर्या के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सच्चाई को समझने और स्वीकार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। अभय ने धीरे धीरे आर्या को समझना और उसकी जगह नीला के बिना भी उसे स्वीकार करना शुरू किया। आर्या, जिसने अपना सच उजागर करके खुद को हल्का महसूस किया, अब अभय के विश्वास को दोबारा जीतने की कोशिश कर रही थी। झूठ से शुरू हुआ यह रिश्ता अब सच्चाई की नींव पर खड़ा होगा, उसने खुद से कहा।